नमस्कार, प्राइमेट 4 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। प्राइमेट 4 में आज की बड़ी खबरें कौन सी है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे दिल्ली में शपथ ग्रहण की तैयारी कैसे की जा रही है, मुख्यमंत्री के लिए किसकी बारी है, कुछ सवालों के जवाब आपको इस बुलेटिन में मिलेंगे। बात दूसरी बड़ी खबर की, प्रयागराज में रिकॉर्ड टूट चुका है, लेकिन कितने श्रद्धालुओं ने कुंभ स्नान किया, आंकड़ों के साथ आपको बताएंगे। बात तीसरी बड़ी खबर की, संभल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का झूठ पकड़ा गया, कैसे झूठ का गुब्बारा फूटा, आपको उसकी पूरी कहानी बताएंगे। और साथ ही साथ अहिल्यानगर में मंदिर वर्सेस दरगाह का सच क्या है, ये खबर भी आपको तह तक दिखाएंगे। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हलचल बेहद तेज है। 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक बीजेपी ने बुलाई है, जो सूत्र बता रहे हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। रामलीला मैदान में जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद 20 फरवरी को नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की तैयारियां की जा रही। हालांकि बीजेपी ने अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे को तय नहीं किया है। पार्टी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। बीजेपी की रवायत है कि एक प्रोसेस के तहत मुख्यमंत्री के चेहरे सामने रखे गए और ऐसे में बीजेपी विधायक दल की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सूत्र बता रहे हैं 19 फरवरी को यह बैठक प्रस्तावित है और उसके बाद हो सकता है कि वो नाम जिस पर सभी की नजरें हैं कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, हो सकता है कि वो नाम 19 फरवरी को सामने आ जाए। तो शपथ की तारीख आ चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा यह अभी भी बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मुख्यमंत्री की रेस में कौन कौन है। देखिए, इसमें सबसे पहले आप जो चेहरा देख रहे हैं, ये 6 दावेदारों में से सबसे पहला नाम ये जो आप देख रहे हैं विजेंद्र गुप्ता। ये रोहिणी सीट से तीसरी बार विधायक बनकर आए और इस बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। बड़ी बात यह कि ये संगठन का जिम्मा संभाल चुके हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और दिल्ली में बीजेपी का बड़ा वैश्य चेहरा है। ये मुख्यमंत्री की रेस में बहुत आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि सिर्फ अकेले यही नहीं है, दूसरा नाम मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये दूसरा नाम रवि इंद्रराज सिंह, बवाना सीट से पहली बार विधायक बनकर आए। पंजाबी दलित समुदाय से ये आते हैं। देश में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में दलितों को साधने की कोशिश की जा सकती है बीजेपी की ओर से, एक बड़ा मैसेज दिया जा सकता है बीजेपी की ओर से। ये चेहरा देख लीजिए, ये दूसरे नंबर पर है। बात आपको तीसरे दावेदार की बताते हैं। ये शिखा राय, ये तीसरी दावेदार हैं, ग्रेटर कैलाश से जीत कर आई हैं। सौरभ भारद्वाज जैसे हैवीवेट फाइटर को इन्होंने हराया, 3000 वोट से ये जीती थी। एनडीए शासित किसी भी राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं है, तो बीजेपी हो सकता है कि ये एक बड़ा मैसेज इन्हें मुख्यमंत्री बनाकर दे। इसके बाद ये एक चौथा नाम परवेश वर्मा का, और ये जो नाम है ये सभी के जहन में है, क्योंकि नई दिल्ली सीट से ये चुनाव जीत कर आए। अरविंद केजरीवाल को 4099 वोटों से हराया। पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह के बेटे हैं और पश्चिमी दिल्ली से 2 बार सांसद रह चुके हैं, यानी कि बीजेपी में लंबा अनुभव इनके पास मौजूद है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं और ये फेवरेबल चेहरा है, काफी प्रचलित चेहरा है दिल्ली का, तो हो सकता है कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके अलावा अगला नाम मैं आपको बताता हूं, ये अगला नाम राजकुमार भाटिया का है। 6 दावेदारों में से 5वें नंबर के दावेदार हैं। आदर्श नगर सीट से चुनाव जीत कर आए, दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। संघ में से लेकर संगठन तक इनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है और कई बार तो हमने देखा है कि बीजेपी संघ के चेहरों पर ज्यादा भरोसा करती है। बात अगले चेहरे की करते हैं, जितेंद्र महाजन। ये रोहतास नगर से तीसरी बार विधायक बनकर आए, यानी कि अच्छा अनुभव है इनके पास। पंजाबी वैश्य समुदाय से आते हैं, लंबे समय से आरएसएस से जुड़े रहे हैं और हो सकता है कि पार्टी इनके चेहरे पर मुहर लगाए। विधायक दल की बैठक 19 तारीख को होनी है, जब इन तमाम नामों के बीच में से हो सकता है कि आपके सामने एक चेहरा हो। हालांकि बीजेपी ने कई बार ऐसे नामों को भी रखा है जिसने सभी को चौंकाया है। पीएम नरेंद्र मोदी एक और बड़ी खबर जानिए, कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे 23 फरवरी, जब बागेश्वर धाम जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सतना जिले में मौजूद थे और यहां उन्होंने बताया कि 23 फरवरी को बागेश्वर धाम में पीएम नरेंद्र मोदी कैंसर रिसर्च सेंटर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। यह अस्पताल बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होगा। भारत में पहली बार किसी मंदिर परिसर में अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है और ऐसे ऐतिहासिक मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, इस बात की पुष्टि खुद बागेश्वर बाबा ने की है। यादव के बयान पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विजय सिन्हा ने तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया है। विजय सिन्हा ने लालू यादव को खलनायक बताया। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने पिता के नाम को छुपाना चाहते हैं, उनके नाम को भूलना चाहते हैं। दरअसल एक सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा था, आप लोग लालू यादव का नाम नहीं लेंगे तो आप लोगों का प्रचार नहीं हो पाएगा, खाना नहीं पच पाएगा। और इसी के जवाब में बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, तेजस्वी यादव जी अपने पिता के नाम को छुपाना चाहते हैं।
उनके नाम को भूलना चाहते हैं, अपनी विरासत पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन पश्चाताप नहीं करेंगे। श्रीमान लालू प्रसाद यादव वो खलनायक है जो बिहार को गाली बना दिए किया था, जिसका प्रशासन ने खंडन कर दिया। ओवैसी ने संभल से पलायन वाला पोस्ट किया था। संभल से पलायन के दावे को वहां पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी ने खारिज कर दिया है। ओवैसी कह रहे थे कि यहां इतना प्रताड़ित कर दिया प्रशासन और सरकार ने कि मुस्लिमों को पलायन करना पड़ रहा है। उस पर क्या रिएक्शन है प्रशासन का, जरा देखिए। जो लोग यहाँ से गायब हैं संभवतः ये वही लोग हैं जो लोग उस दिन हिंसा में सम्मिलित थे। उसके अलावा यहाँ सामान्य जीवन है वो आराम से चल रहा है। सभी स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, बाजार खुले हैं। किसी प्रकार की कोई इस तरीके की पलायन की बात है वो 100% गलत। उत्तर प्रदेश के नोएडा मचा हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीन के साथ कांग्रेस के समझौते का खुलासा हो चुका है। पित्रोदा का बयान भारत की संप्रभुता पर आघात है, ये सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पित्रोदा का बयान गलवान के शहीदों का अपमान है। कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। प्रत्यक्ष रूप से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, हिंदी में एक कहावत होती है, गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए। मगर यहां जो चेला है वो तो गुड़ रह गए और गुरु चीनी हो गए। परंतु गंभीर बात यह है कि जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। और बहुत जल्दी से आपको सुना देते सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर क्या कहा। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. We need to change that pattern. You know, to assume that China is the enemy from day one, it's just not fair. अब ये शुरू कैसे हुआ ये समझिए। दरअसल 2 दिन पहले राहुल गांधी ने ड्रोन उड़ाते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। उन्होंने ड्रोन पर भारत सरकार की नीति को निशाना बनाया था। राहुल ने कहा था कि ड्रोन के मामले में हमारे प्रतिद्वंदी देश हमसे आगे निकल चुके हैं, जिसके बाद ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष स्मित शाह ने राहुल पर निशाना साधा और कहा कि ड्रोन की अहमियत भारत सरकार ने साल 2021 में ही पहचान ली थी। साथ ही डीएफआई चेयरमैन ने दावा किया कि राहुल ने जो ड्रोन उड़ाया वो मेड इन चाइना था। इन सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की राह पर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चारों खाने चित हो रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही वर्तमान और भविष्य है। सुनिए। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने के सारे रास्ते तलाश रही और समाजवादी पार्टी को एक्सीडेंटल लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी सफलता मिल गई तो वो बहुत अहंकार के आकाश में चले गए थे। लेकिन उसके बाद देश के चाहे राज्यों के चुनाव हों और चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभाओं के उपचुनाव हों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये चारों खाने चित हो रहे हैं। इसलिए भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य। और आगे बढ़ते हुए बात महाकुंभ की करते हैं। अब तक 53 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि महाकुंभ में भक्ति और आस्था का संगम दिखाई दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब सिर्फ 9 दिन बाकी हैं और इन 8 से 9 दिनों को छोड़ दें तो 35 से 36 दिनों में ही 53 करोड़ लोग प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 36 दिन हो चुके हैं, अब मात्र 9 दिन बाकी हैं। इन 8-9 दिनों को छोड़ दें तो इन 35-36 दिनों में ही 53 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आ चुका है। योगी आदित्यनाथ की तारीफ आपने सुन ली। अब आपको महाकुंभ की तस्वीरें दिखाते हैं। 36वें दिन श्रद्धालुओं का रेला देखने को मिला। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और इसे देखते हुए 26 फरवरी तक संगम स्टेशन को बंद रखा गया है। संगम पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के चलते संगम रेलवे स्टेशन को 26 फरवरी तक बंद कर दिया गया। मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। इन सबके बीच में 7 तस्वीरें। महाकुंभ में जैसी भीड़ दिख रही है वो गजब की है, लेकिन ऐसा ही हाल काशी का भी है। इसके पीछे वजह है 26 तारीख को महाशिवरात्रि है।
26 तारीख को ही अमृत स्नान है और इसीलिए श्रद्धालु भारी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं। अयोध्या की बात करते हैं, यहां पर भी भारी भीड़ है। भगवान श्री राम के दर्शन के लिए लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। घंटों इंतजार करना पड़ रहा है प्रभु श्री राम के दीदार के लिए। रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। जो लोग प्रयागराज जा रहे हैं वो अयोध्या निकल जा रहे हैं और ऐसे में क्या हाल है वहां पर, ये जरा तस्वीरों में देखिए। अगर उत्तर प्रदेश में इस समय बात करें धार्मिक स्थानों पर भीड़ की, तो इस समय सबसे अत्यधिक भीड़ प्रयागराज महाकुंभ में है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो अयोध्या, मथुरा, काशी में। अयोध्या में इस समय पूरे भारत ही नहीं, भारत के बाहर के भी दर्शनार्थी अयोध्या पहुंच रहे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने। आप ये देख सकते हैं लंबी कतारों में, ये राम जन्मभूमि मंदिर को जाने वाला रास्ता है। और लोग देखिए लगातार ये सुबेरे से 5 बजे से सिलसिला शुरू होता है और रात में लगभग 12 बजे तक ये सिलसिला लोगों का इसी तरह चलता रहता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद बड़ा फैसला लिया गया। 26 फरवरी तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फैसला लिया गया। हर एंट्री पॉइंट पर आरपीएफ और टीसी तैनात होंगे। रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकटों की काउंटर बिक्री को 26 फरवरी तक बंद कर दिया है। प्रशासन ने यह कदम भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उठाया। यात्रियों को असुविधा ना हो, इसके लिए आरपीएफ और टीटी ने हर पॉइंट पर तैनाती देना शुरू कर दी। और आगे आपको दिखाने जा रहे हैं कि एयर शो संत कनिफनाथ मंदिर को लेकर विवाद काफी बढ़ चुका है। गुहा गांव की गुफा में मंदिर वर्सेस दरगाह का दावा होने लगा है। मुस्लिम पक्ष ने कनिफनाथ मंदिर को रमजान शाह की दरगाह बताया। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वो तो सदियों से पूजा करते आ रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। अपने अपने दावों के पक्ष में डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहे हैं दोनों पक्ष। हालांकि मंदिर वर्सेस दरगाह की ये लड़ाई कोर्ट में जारी है। पहले मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में गया, उसके बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में इस मामले की सुनवाई हो रही है। इस बीच एक बार फिर से यहां विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये लोग जो दावा कर रहे हैं कि ये आदमी वो जो बता रहे रमजान बाबा, तो इनका जो केयरटेकर था वो भी कभी नहीं बोला रमजान बाबा, वो भी कानिफनाथ बाबा ही बोलता था। तो इनके अभी के जमाने में जो 4-6 लोग आए ना, वो बोल रहे कि रमजान शाह बाबा है, वो भी नहीं बोलते थे। इनके पुराने पूर्वज भी नहीं बोलते थे कि ये रमजान शाह बाबा है। इस्लाम स्ट्रक्चर के अंदर की जो है एक ऐसी अलग जगह होती थी जहां बैठने के लिए एक इबादत गाह स्पेशली बनाई जाती थी। उसी तरीके से ये जो रमजान शाह बाबा थे, इन्होंने अपनी इबादत करने के लिए, जिक्र करने के लिए नीचे गुफा बनाई थी। दोनों पक्षों के दावे कैसे हैं ये आपने देख लिया, लेकिन अब दोनों पक्षों के दावों को जरा तफसील से समझिए। हिंदू पक्ष कह रहा है यहां संत कानिफनाथ की समाधि है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है बाबा रमजान शाह की दरगाह है यहां। हिंदू पक्ष का कहना है कि 1254 में कानिफनाथ बाबा यहां पर आए थे। मतलब हिंदू पक्ष की जो थ्योरी है वो 1254 से जुड़ती है। मुस्लिम पक्ष शुरुआत से ही मजार इसे बताता आ रहा है, मतलब जो था वो मजार ही था, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है। हिंदू पक्ष के मुताबिक उसके पास स्वामित्व के ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है कि 1836 से ही दरगाह रजिस्टर्ड हो चुकी है। हिंदू पक्ष गुफा की दीवार के पीछे शिवलिंग का दावा कर रहा है, तो दूसरा पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष इस्लामिक स्ट्रक्चर का गुंबद इसे बता रहा है। हिंदुओं के मुताबिक सदियों से संत कानिफनाथ की पूजा इस जगह पर होती रही है, जबकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि 2023 के बाद यहां मूर्ति रखी गई। ये मामला हाल फिलहाल का है जो हिंदू पक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि मामला जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद ट्रिब्यूनल में है। महाकुंभ में नहाने वालों का